लेट रेस्पॉन्ड कर रहा है ये। द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, diffusion of responsibility is when diffusion of responsibility is when people who need to take action. Diffusion of responsibility is when people who need to take an action or decision wait for someone else, wait for someone else to act, wait for someone else to act instead. Instead, यानी बजाय खुद एक्शन लेने के वो वेट करता है कैसे? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं समझाता हूं पहले, फिर हम एक कुछ लाइंस और लिखेंगे। पहले समझ लीजिए, बहुत आसान है। पहले सिंपल एग्जांपल्स, फिर हम आएंगे डिपार्टमेंटल एग्जांपल्स, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए सुबह का समय, आप वॉक के लिए निकले हैं, ठीक? अब सीधी सी बात है, जब कोई वॉक के लिए, अगर मान लीजिए जैसे आजकल सुबह 5:30 पे सुबह हो जाती है ना? अगर आप 4:30 पे निकल जाइए वॉक के लिए, तो सड़क पे कितने लोग मिलेंगे आपको? ना के बराबर। मान लीजिए बिल्कुल कोई है ही नहीं, 4:30 से पहले कहीं से आप आ रहे थे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी, और रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 3। तो एक जगह आप खड़े हैं और आपके सामने एक बाइक वाला आता है और वो बाइक से गिर जाता है, उसकी बाइक स्किड कर जाती है। ये पहला सीन। रात के और सड़क पे कोई नहीं है, और ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ठीक है? आप अकेले हैं और वो बाइकर जो है वो गिर गया आपके सामने, थोड़ा आगे जाके। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड, कोचिंग के बाद आप निकलते हैं, खचाखच भरा हुआ सड़क होता है ना, आप दोस्त मिलके कुछ कहीं पे चाय पी रहे हैं, बेवफा चाय लिखा था एक जगह, देखा था मैंने, है ना? बताइए, चाय भी बेवफा है? हाँ, कुछ तो छोड़ते लोग, चाय कम से कम अच्छी चीज है। हाँ, तो चाय की दुकान पे आप लोग चाय पी रहे हैं दोस्तों के साथ, आपके सामने आपने देखा कि एक बाइकर गिर गया थोड़ा आगे जाके। सेकंड सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में और सेकंड में अंतर क्या है? पहले में अंतर यह है कि आप सिर्फ वहां पे सिर्फ आप हैं और वो बाइकर है जो गिरा है। दूसरे में पब्लिक भी है ना? किस सिचुएशन में नॉर्मली आप जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे? पहले वाले में, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सेकंड वाले सिचुएशन में जहां बहुत लोग हैं, आपको ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, अरे और भी तो लोग हैं, तो आप थोड़ा वेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि बाइक वहां गिरी है तो आप वेट करेंगे, वहां जो लोग हैं शायद आएंगे, और चाहे आपके हाथ में है ना? तो एक साथ आप शॉक, थोड़ा सा परेशान तो होंगे, या देखेंगे जरूर, लेकिन तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। करेंगे, नॉर्मली ह्यूमन का नेचर है ये। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कब होता है? ये कब होता है? हमारे पास जब ज्यादा लोग होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए पहले, फिर हम और डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी में कैसे काम आता है, गवर्नेंस में कैसे काम आएगा ये, है ना? लिखिए।
Diffusion of responsibility occurs. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। Diffusion of responsibility occurs. Occurs समझ O double C U R S. Especially when more number of people are involved. More number of people are involved. More number of people are involved in a situation. राइट, समझते हैं। अब आते हैं सोशल इश्यूज पे, आते हैं पहले, फिर गवर्नेंस पे आएंगे। सोशल इश्यूज में क्या होता है? हमारे सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर जगह है। पहले क्या सती सिस्टम था, है ना? उसके बाद चाइल्ड लेबर भी प्रेवलेंट था। चाइल्ड लेबर तो अभी भी प्रैक्टिस इलीगल तरीके से हो ही रहा है कहीं ना कहीं, होटल्स वगैरह पे और भी छोटी छोटी जगहों पे, लेकिन है इलीगल। खैर, चाइल्ड लेबर छोड़ते हैं। चाइल्ड मैरिज, है ना? उसके बाद हम बात करें तो बहुत सारे और भी कस्टम्स, जैसे दहेज के बारे में। दहेज, अब दहेज लेना, देना, मांगना इलीगल भी है, अनएथिकल भी है, लेकिन फिर भी तो दहेज लिया दिया ही जा रहा है ना, हाँ या ना? हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि मान लीजिए आप तैयारी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एथिक्स वगैरह आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपका माइंडसेट चेंज हो गया। अब आपके घर में आपके बड़े भाई साहब की शादी हो रही है, ठीक है, या मान लीजिए सिस्टर की शादी हो रही है, तो आजकल एक नया रिवाज चला है क्या? हम दहेज तो लेते ही नहीं है। एक नाम होता है हमारे आदर्श, हमारे मिथिलांचल में एक नाम बोला जाता है आदर्श विवाह। उसे कहते हैं आदर्श विवाह। आदर्श विवाह का मतलब है दहेज नहीं लेंगे। अब दहेज मिलना होता तो कितना मिलता? मान लीजिए 10 लाख, लेकिन उससे अधिक खर्चा करवा लेते हैं वो दहेज के नाम पे। लेकिन हमारी एक शर्त है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बारात होगी, तो बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। एक ऐड आता था, पान पराग नहीं, बारातियों का स्वागत 3 स्टार होटल में होना चाहिए। बस हो गया। अब 3 स्टार होटल में पहुंच गए तो जितना दहेज देते उससे कई गुना अधिक खर्चा हो जाएगा, क्योंकि बारातियों का सिर्फ डिनर की हम बात करें, पता पड़ा 5,000 रुपए की प्लेट है ना? और 100 बाराती पहुंच गए तो हो गया 5 लाख, सिर्फ खाने का, डिनर का, रिफ्रेशमेंट का बिल अलग से, प्लस उसका रेंट अलग से। आपको पता है कि ये गलत हो रहा है, जो डील हो रहा है ना, फिर हम बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप सबसे छोटे हैं घर में, आपको लगता है यार बड़े भाई, मुझसे बड़े भैया से भी, हाँ, बीच वाले भैया हैं, चाचा जी हैं, बड़े पापा हैं, ये लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बुआ जी हैं, ये सब लोग खुश हैं, मैं कैसे बोलूं? तो हम अक्सर अपने आप को रोक लेते हैं। रोक लेते हैं क्या मतलब? लगता है कि भाई जिम्मेदारी का फील नहीं आता, हमको लगता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, सीधे सीधे। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिहाइंड ऑल सोशल एविल्स एंड सोशल बैड कस्टम्स जितने भी हुए हैं, उस सबके पीछे ये है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। ये बात क्या हिंदू मुसलमान की बात है? नहीं ना, ये बात है महिला और पुरुष की बात है। ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं सोचती होंगी या सारे मुस्लिम्स सोचते होंगे कि ये गलत है, लेकिन कोई विरोध नहीं करता। क्यों? बाकी लोग नहीं बोलते तो मैं कैसे बोलूं? बाकी ने नहीं बोलते तो मैं कैसे बोलूं? करवा चौथ का व्रत जब महिलाएं घर में करती हैं, अब कोई महिला की तबीयत खराब है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, फिर भी वो करवा चौथ का, यहाँ तो हमारे यहाँ तो नहीं होता, कुछ और होता है। करवा चौथ जहाँ पे होता है, महिला की तबीयत खराब है, पूरे साल भर से बीमार है, फिर भी करवा चौथ का व्रत करे किसके लिए? उस पति देव के लिए जो संपूर्ण स्वस्थ है, जो संपूर्ण स्वस्थ है उसके लिए क्या व्रत किया जा रहा है? करवा चौथ का व्रत किया जा रहा है। लोग चाहकर भी, महिलाएं और महिला जैसे सास है मान लीजिए, घर में और महिलाएं हैं, ये जानते हुए भी कि इसकी हालत खराब है, इसका विरोध नहीं कर पाते। क्यों? अरे लोग क्या कहेंगे। चूंकि हमारे यहाँ यहाँ होता नहीं, इसी कारण से हम लोग नहीं समझते। करवा चौथ का बहुत महत्व है। कहाँ पे? वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इसका बड़ा महत्व है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है ये, महिलाओं के दृष्टिकोण से देखा जाता है ये। और नंबर 2 पे फिर रक्षाबंधन, एक त्योहार पति का, एक त्योहार भाई का। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं उस एरिया में। यहाँ भी, अपने यहाँ भी मानते हैं, लेकिन अपने यहाँ छठ से बड़ा कुछ नहीं है ना, छठ से बड़ा कुछ भी नहीं। तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारी समस्याएं चली, और उसको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए। अब आते हैं गवर्नेंस में। गवर्नेंस में भी ठीक यही होता है। आपका सीनियर है, कोई डिसीजन लेता है और आपको लगता है कि ये डिसीजन गलत है, ये जो डिसीजन है वो गलत है और मुझे बोलना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मेरे अलावा और भी तो लोग हैं जो मुझसे थोड़े सीनियर हैं, और मेरा सुपर सीनियर कोई गलत डिसीजन ले रहा है, तो मैं कैसे बोलूं? वो जब नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं? दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं, 3 कंसेप्ट समझिए। एक है, इसको ग्राफ से समझते हैं पहले, एथिकल मोनिज्म, देन एथिकल ड्यूअलिज्म, फिर है आपका एथिकल एथिकल प्लूरलिज्म। अब ये कंसेप्ट जो है, अगर हम एथिक्स की बात करें, मतलब अगर हम आध्यात्म की बात करें, वहां इसका अलग, चीजें वही है, एप्लीकेशंस बदल जाते हैं। जैसे कि प्राइमरीली हम कभी सोचते हैं कि मिल्क से सब्जी बनती है, प्राइमरी केस है क्या? लेकिन सेकेंडरी या टर्सरी केस तो है ही ना, आखिर पनीर किससे बना हुआ है? मिल्क से बना हुआ है, हाँ या ना? उसी तरह से हम कभी कह सकते हैं कि मिल्क से हम फेस वॉश करते हैं, मगर बहुत सारी चीजें हैं उसमें मिल्क का प्रयोग करके लोग यूज करते हैं चेहरे पर, है ना? नहीं तो प्राइमरी प्राइमरी केस क्या है मिल्क का? पीना या दही जमाना, दही खाते हैं लोग, दही चीजें हैं। उसी तरह से कंसेप्ट जो है, अगर हम स्पिरिचुअलिज्म में इसकी इसका कंसेप्ट कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही आता है एथिक्स के अंदर, उसका आइडिया, चीज, बेसिक चीज वही है, बेसिक एलिमेंट नहीं बदलेगा, बेसिक एलिमेंट इज द सेम, बेसिक एलिमेंट इज द सेम, बट द पर्सपेक्टिव गेट चेंज्ड। तो समझते हैं मोनिज्म क्या है थोड़ा सा। मोनिज्म को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या है? कोई दूसरा नहीं है। तो जैसे मैं कई बार आपसे क्या कहता हूँ क्लास में, कई बार नहीं कहूँ, कई भी, कल भी मेरे ख्याल से कहा था कि मैं मानता ही नहीं कि मैं किसी और को पढ़ा रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं। दिस इज मोनिज्म। यानी कि जब ये मान लूंगा मैं कि मैं, आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनीबडी एल्स बट फॉर माई सेल्फ, दिस इज नॉट समबडी एल्सेज वर्क बट दिस इज माई ओन वर्क, दिस इज माई ओन वर्क, टीचिंग एंड बीइंग टॉट, पढ़ाना भी और पढ़ना भी, ये दोनों किसका काम है? मेरा ही है। मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, तो क्या मैं कहीं बेईमानी करूंगा? बेईमानी कोई कब करता है? जब उसको लगता है कि ये जो मैं ये जो पेड़ा बना रहे हैं ना, ये किसी और को बेचने के लिए है। जब उसको मालूम चल जाए कि ये मेरे बच्चे ही खाएंगे, तो कभी मिलावट करेगा? कभी नहीं करेगा।
सो एथिकल मोनिज्म का ये एक एस्पेक्ट है कि पब्लिक सर्वेंट्स को ये मानना है, अभी किससे इंस्पायर्ड है? सेल्फलेसनेस। एक वैल्यू आता है सेल्फलेसनेस, एक वैल्यू आता है फेयरनेस, एक वैल्यू आता है ओपननेस, एक वैल्यू आता है ट्रांसपेरेंसी। यानी मोनिज्म के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो पहले समझ लेते हैं मोनिज्म। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं और इनको लगता है कि हम जो कुछ करते हैं ना हमारा ही काम है। मतलब ये मानता है कि इसका काम भी मेरा काम है, और ये कहता है इसका काम भी मेरा काम है। जब इस तरह से हम सब लोग, जब आपको ये लग जाए कि सर का काम भी मेरा काम है और मुझे लग जाए कि आपका काम भी मेरा काम है, तो परफॉर्मेंस कहां पहुंचेगा? बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो कैन वी एवर से देन कि अंडर परफॉर्मेंस होगा या बैड परफॉर्मेंस होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी तक होगा जब तक हम मानते हैं कि वी आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, वी आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स। आर्टिकल 21A की हमने बात की थी, है ना? वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, इस पेपर के हिसाब से, पॉलिटी के हिसाब से नहीं, मतलब ब्रीफ में। आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 45 दोनों एजुकेशन के बारे में है। आखिर सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि मान लीजिए सरकार ने स्कूल खुलवा दिया ना, है या ना? आर्टिकल 21A है, उसके बाद भी आर्टिकल 45 का रेलेवेंस क्या है? बिकॉज कंसेप्चुअली बोथ आर द सेम। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पॉलिटी समझ लीजिए, बोथ टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, हाँ या ना? एक फंडामेंटल राइट है, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव का मतलब होता है ऑर्डर नहीं है वो, एक तरह से एडवाइस है। आखिर दो तरह के अलग अलग आर्टिकल्स क्यों चाहिए? क्या पर्पस है? ये सब बातों को लिखना पड़ता है। इसका मतलब सरकार ये मानती है, संविधान ये मानता है इस बात को कि लोगों को पढ़ाना उनकी इच्छा पे नहीं, वो नहीं पढ़े लिखे हैं तो ये गलती आपकी है, ये मानिए कि आप नहीं पढ़े हैं, उस तरह से आप सोचो। तो एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें ऑर्डर है, ये होना ही चाहिए, एक तरह से फंडामेंटल राइट है तो मिलना ही चाहिए, हाँ या ना? मिलना ही चाहिए ना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो उसमें एडवाइस है, स्टेट को एडवाइस है कि भाई जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, हाँ या ना? ठीक है। तो ये वही सेंस है एथिकल मोनिज्म, द सेंस ऑफ एथिकल मोनिज्म, कि पब्लिक का जो काम है वो मेरा ही काम है। और फिर पब्लिक भी यही बात सोचे, क्या सोचे? कि सरकार जो स्वच्छ भारत अभियान चलाती है, सरकार ने अगर शराबबंदी की है, अगर मान लीजिए सरकार किसी चीज पे बैन लगाती है, तो ये प्लास्टिक पे बैन लगाती है, तो ये हमारे लिए है, ये काम उसका नहीं है। सरकार ने अगर सीट बेल्ट का, इफ देयर अ रूल ऑफ सीट बेल्ट, हेलमेट लॉ, प्रोहिबिशन ऑन स्मोकिंग एट जनरल कॉमन प्लेसेस, तो ये हमारे लिए है। जैसे पटाखे पे बैन की बात शुरू हो गई, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पटाखे पे बैन हो तो ये पूरे देश में हो। अब इसको अगर हम हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे तो दिक्कत क्या है बेसिकली? देखो, गलत चीज का कोई भी तर्क नहीं हो सकता। लोग क्या कहते हैं, हिंदू क्या कहते हैं, सिर्फ हिंदुओं के त्योहार दिखाई पड़ते हैं। अरे भाई, पहले इसको तो गारंटी करो, आप एक मैसेज दो कि हम पटाखा नहीं चलाएंगे, आप तो आगे बढ़ो, फिर आपको अधिकार मिलता है ये कहने का कि मुसलमानों से भी कह सकते हैं कि आप भी ऐसे कुछ काम मत करो जिससे प्रकृति का नुकसान हो। लेकिन जब मुसलमानों पे बैन लगता है तो मुसलमान क्या कहता है? हम पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू ऐसा। हिंदुओं के लिए होता है तो हिंदू क्या कहता है कि जब भी देखो हिंदू के त्योहार मिलते हैं। तो फिर देश में रिफॉर्म होगा कैसे? कैन बी एवर हैव रिफॉर्म्स? इट्स नॉट पॉसिबल। कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए, फिर सरकार डंडे तो चलाएगी नहीं। अब नेपाल में ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम मानते हैं, लेकिन फिर भी जो हुआ, ये भी तो है कि किसी और somebody else's प्रॉपर्टी, आपने किसी को हटाना था पोस्ट से, आपने हटा दिया, लेकिन आपने पार्लियामेंट में, सॉरी, जगह जगह बिल्डिंग्स में आग कैसे लगा दी? इसका मतलब है आपको ये मालूम है कि ये हमारा देश नहीं है, है ना? हमारी प्रॉपर्टी तो है मगर हमारा देश नहीं है, भाव नहीं आया। प्रॉपर्टी है, मैं जैसा मन में चाहे यूज करूं।
तो जिम्मेदारी का भाव नहीं है। सो एथिकल मोनिज्म अगर आ जाए इन बोथ, अब ये लेकिन है किसके लिए, चूंकि एथिक्स किसके लिए है, फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो एथिकल मोनिज्म ये कहता है कि आप जो पब्लिक के लिए काम करेंगे, ऑर्डर नहीं देना है। इसलिए कभी भी देखना, कोई भी सरकारी अधिकारी या नेता कभी ये बोल दे जनता की गलती है, ये नहीं बोल सकते आप। जनता अगर अवेयर है, इफ पीपल आर कमिटिंग मिस्टेक्स, आफ्टर मिस्टेक्स, इसका मतलब है इट शोज लैक ऑफ गवर्नेंस। इसका मतलब है कि प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक से काम नहीं किया है। इंस्टेड कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जनता जनता अवेयर ही नहीं है, अवेयर करेगा कौन। तो अगर मान लीजिए कोई कहता है, तो इसलिए कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स को जिम्मेदार बनाने के लिए ये कंसेप्ट है एथिकल मोनिज्म, कि पब्लिक सर्वेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई दो चीज नहीं है, एक ही कंसेप्ट है ना। अब ये क्या है, तो ध्यान दीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा। इन दोनों को ये काम करना है, दे आर टू स्टेक होल्डर्स, दो लोग हैं। अब मान लीजिए इससे कुछ डिसीजन लेना है, ये अपने तरह से ले रहा है। सो एथिकल ड्यूअलिज्म क्या कहता है कि आप जब कोई डिसीजन लें, तो डिसीजन लेते समय आपको ये सोचना चाहिए कि देयर इज सेकंड ओपिनियन ऑल्सो। यानी एक ही कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसका कोई सेकंड ओपिनियन भी हो। इसलिए जब सरकार को कोई फैसला लेना पड़ता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सीकिंग सजेशंस फ्रॉम पीपल, सॉलिसिटिंग सजेशंस फ्रॉम पीपल, होता है कि नहीं होता है। ये उसी का एफर्ट है कि भाई सेकंड आइडिया भी ले लेते हैं, कि मान लीजिए हो सकता है, अच्छा कोई बिल पास करना है, उस पर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। क्यों होता है, क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट इज वेरी मच श्योर कि वट एवर वी आर गोइंग टू डू एंड वट एवर बिल वी आर गोइंग टू पास, वो बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी क्या करते हैं, डिस्कशन होना चाहिए। क्यों, एक सेकेंड ओपिनियन भी तो ले, है ना। तो हमेशा ये क्या कहता है ड्यूअलिज्म, कि इवन इफ यू आर द मोस्ट करेक्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के सबसे सही व्यक्ति हैं, फिर भी एक सेकेंड ओपिनियन आपको लेना चाहिए हमेशा, टू कंसीडर। क्योंकि हो सकता है आप बहुत सही हो, मगर कोई छोटा पॉइंट ऐसा मिस कर रहे हो आप, जो कि जरूरी था। ये क्या कहता है, तो ये बोलता है कि सिचुएशन तो एक ही है, बट देयर आर डिफरेंट व्यूज, स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया, है ना, स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया। पर्पस यहां पे है, बट इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए वी हैव डिफरेंट व्यूज, एंड दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। इलेक्शन प्रोसेस है, हाँ या ना, इलेक्शन प्रोसेस। अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है, ये है सिलेक्शन प्रोसेस, नहीं है। मैं ऐसी तुलना कर रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस दो ही लोग इन्वॉल्व है ना, सेलेक्ट करने वाले और सेलेक्ट होने वाले। इलेक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन अभी होने वाला है बिहार में। हमारी सोसाइटी को क्या कहते हैं, इंडियन सोसाइटी इज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, मालूम है ना आपको, नहीं सुना है। इंडियन सोसाइटी क्या है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी इज प्लूरलिस्टिक इन नेचर। क्यों, बिकॉज वी हैव a huge diversity, we have a huge diversity। तो इंडियन सोसाइटी प्लूरलिस्टिक है, पाकिस्तान नहीं है।
है ना? पाकिस्तान नहीं है, इसराइल नहीं है, चाइना भी ऑलमोस्ट नहीं है ना? तो प्लूरलिस्टिक बेसिकली एक तो होता है, दूसरा है अप्रोच। तो हम लोग हैं भी और हमारा अप्रोच भी ये है, क्योंकि डाइवर्सिटी है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, हिंदुओं में जाने क्या क्या सोच, कितने क्लासेस हैं, मुस्लिम में कितनी क्लासेस हैं, है ना? सब रहते हैं एक साथ। कोई कुछ तमिल बोलता है, कोई मलयाली बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, फिर भी एक साथ रहते हैं। है या ना? तो हमारी सोसाइटी कैसी है? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, राइट? तो प्लूरलिज्म इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिया, है ना? तो पहले एक एक लाइन डेफिनेशन लिख लेंगे सबका, ये बना लीजिए आप लोग। हमारा बीपीएससी का क्रैश कोर्स बनना है मेंस का, मालूम है आपको? तो जो आपको जानने वाले हैं, और वो एसए से ही शुरू हो रहा है, 22 तारीख से मैं ही क्लास लूंगा एसए की उसमें। क्रैश कोर्स में थोड़ा कम समय दूंगा, लेकिन इतना दे दूंगा कि कहीं भी पढ़ा है स्टूडेंट, जो एसए का फॉर्मेटिंग है वो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो जो लोग भी आपके स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स, बताना चाहिए कोचिंग आपकी है, हाँ या ना? नहीं है? ये देखो, ये पूछ रहा है पीछे से कि हाँ अपनी है कोचिंग। नहीं है? खुद की कोचिंग है, ये मानो। वही पढ़ रहे हैं, और देखो वही पढ़ा रहा हूँ और कह रहा है कि डाउट है। किसको बुरा लग जाता है? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? अधिकार देखो, अधिकार एक ऐसी चीज है ना, जो दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है। और ये बात तय मानना, जैसे मैं आप लोगों को कोई बात कहना है तो मैं कहता ही हूँ, क्योंकि मैं दिमाग दिमाग से सोचता नहीं। मुझे लगता है कि स्टूडेंट को बुरा लगे तो लगने दो, अगर आप सही बात बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ। और उसका परिणाम है कि आप बुरा नहीं मानते, लग भी जाता होगा लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट करते हैं फाइनली, है ना? इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं यहां से बोलता हूँ। फिड्यूशरी पढ़ा था ना? फिड्यूशरी ड्यूटी नहीं होना चाहिए, जहां पे ट्रस्ट नंबर वन पे आता है, पढ़ाया था ना फिड्यूशरी ड्यूटी। हाँ, ट्रस्ट नंबर वन पे है। क्योंकि ट्रस्ट अगर डेफिसिट है ना, तो फिर बहुत दिक्कत है, फिर तो लाइफ में। फेथ पढ़ा हम लोगों ने, हाँ। एथिक्स अगर ठीक से समझ रहे हो तो लाइफ का देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, है ना? लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा, एथिक्स अगर ठीक से समझ में आ गया तो। और आ ही जाएगा, आ ही रहा है। तो जो इंडियन सोसाइटी है क्या है? प्लूरलिस्टिक है, यानी कि हमको क्या कहता है, हमको मानना पड़ता है कि मैं खाली अकेले नहीं हूं। कई बार ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ। स्टिल, स्टिल व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन, ऑलवेज कंसीडर डिफरेंट आइडियाज। ये कहता है कि भले ही आपको लग जाए कि आप 100% सही हैं, फिर भी आप क्या करो? ओपिनियन लो दूसरों के बारे में, क्योंकि पता नहीं चलता। क्योंकि देखो हम क्या सोचते हैं, हम सबसे सही हैं, कब लगता है? दो कारणों से। और जो एक कारण है वो कभी होता नहीं है। एक कारण तो यह है कि आप सब कुछ जानते हैं, दूसरा कारण है कि आप कुछ नहीं जानते, फिर आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत जानते हैं। हर आदमी को लगता है कि मैं सब कुछ, मैं जो हूं सही सोचता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य सेड कि व्हेन आई न्यू नथिंग आई थॉट आई न्यू एवरीथिंग। जब मुझे कुछ नहीं मालूम था तो मुझे लगता था मैं सब जानता हूं। When I started learning, I started realizing that I have to learn a lot. जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे लगा बहुत सीखना है। And when I actually knew everything, जब मुझे सचमुच सब मालूम चल गया तब मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है। मतलब क्या है? जीरो पर और इन्फिनाइट पे एक जैसी कंडीशन होती है ना? जीरो पर इन्फिनाइट पे, तो इसलिए हमेशा जो है अप्रोच में ये होना चाहिए। प्लूरलिज्म एथिक्स ही कहता है। तो जल्दी लिखते हैं, एक एक लाइन पर लिखिए, एथिकल मोनिज्म।
लिखिए, ethical monism holds that there is there is only one there is only one ultimate or fundamental values for all for all to take an ethical decision to take an ethical decision मतलब एथिकल मोनिज्म मानता है कि एक ही सबके लिए एक जैसा फंडामेंटल है, मतलब ये इट्स लाइक यूनिवर्सलिज्म पढ़ा था ना, एथिकल यूनिवर्सलिज्म उस जैसा है ये बोलता है कि एक ही चीज है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है, एक ही है, एक ही चीज है। यानी अगर मेरे लिए कोई बात सही है तो आपके लिए भी सही है। जब ऐसी कोई चीज हम करेंगे तो हम मान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा कंसेप्ट है, एथिकल मोनिज्म। राइट, तो आपके अप्रोच में वही आना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो सबके लिए बराबर सही हो, है ना। दिस इज मोनिज्म। तीनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन तीनों कहने का तरीका अलग अलग है। ये कहता है एक ही ओपिनियन है, सबका नहीं है, एक ही है, मोनिज्म है। ये कहता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कंसीडर कि कोई और भी ओपिनियन होगा। ये कहता है कंसीडर डिफरेंट ओपिनियंस डिसीजन लेते समय। सो तीनों काम करता है। देखिए, अब आते हैं एथिकल ड्यूअलिज्म। दिस थ्योरी होल्ड्स, होल्ड का मतलब समझते, होल्ड मतलब क्या होता है, मानना। दिस थ्योरी होल्ड्स दैट दिस थ्योरी होल्ड्स दैट there are at least two dimensions. There are at least two dimensions of moral principles या ethical principles. There are two dimensions of या at least two dimensions of ethical या moral principles that guide human actions. That guide human actions in different context. That guide human actions in different context. अब ये एथिकल प्लूरलिज्म। Ethical ethical pluralism is the view. Ethical pluralism is the view that there are there are multiple fundamental ethical principles. There are multiple fundamental ethical principles and values and values values that should be considered that should be considered while while taking a decision while taking a decision.
अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट, मोरल या एथिकल नाइलिज्म। मोरल और एथिकल नाइलिज्म। अभी साइकोलॉजी में भी इसको पढ़ाया जाता है, नाइलिज्म। वहां मोरल शब्द हटा देते हैं, वहां खाली क्या है, नाइलिज्म। सी व्हाट आई एम सेइंग, वहां पर ये मोरल या एथिकल, यहां पर हम एथिकल भी कर सकते थे, है ना। मोरल या एथिकल को हटा देते हैं फिर वहां से। नाइलिज्म का मतलब होता है शून्य, जीरो। तो नाइलिज्म साइकोलॉजी में क्या कहता है, वहां ये कहता है कि लोगों को लाइफ में ना कुछ रखा नहीं है, सब जीरो है। तुम पैदा होते हो, चलना सीखते हो, बोलना सीखते हो, बड़े होते हो, बड़े होने के बाद पढ़ाई करते हो, पढ़ते पढ़ते फिर नौकरी करते हो, शादी होती है, फैमिली होती है, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर वही जीरो। तो इसका ये कहना है कि कुछ नहीं है, सब मोह माया है ना। नाइलिज्म जो है किसमें, साइकोलॉजी में। एथिक्स में क्या कहता है तो, एथिक्स में कहता है कि भाई हम जो कहते हैं ना कि ये मोरल है, ये इमोरल है, ये सब फालतू बातें हैं। ये सब हम लोगों ने मिलकर बनाया है। प्रकृति को पता ही नहीं कि क्या मोरल इमोरल है, प्रकृति ने कुछ नहीं बनाया, सारा ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है बेसिकली, है ना। अब बोलेंगे सर इसका, ये कभी आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ मोरल नाइलिज्म। अगर पूछेगा इसका मतलब है यूपीएससी स्कूल लेवल का पेपर पूछ रहा है, कभी नहीं पूछता है। जब हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो बाकायदा लिखना पड़ता है कि दिस इज अ नाइलिस्टिक व्यू ऑफ पॉलिटिशियंस, है ना। अब कहां देख सकते हैं कि कई बार सोसाइटी में क्या होता है कि लोग कहते हैं अरे ठीक है, गरीब है ना, कौन सा तुम्हारा बैंक लूट रहा है, वो थोड़ा चोरी तो किया उसने। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। कौन जानता है पाप क्या है पुण्य क्या है, माफ कर दो उसको। तो वो जो आदमी कह रहा है, आप क्या कहेंगे, ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज एथिकल नाइलिस्टिक आर्ग्यूमेंट है ये। कि जब हमें कोई समझाता है कि कौन सा पाप चढ़ेगा, कौन जानता है भगवान क्या पनिशमेंट देंगे, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नर्क, ये सब फालतू बातें हैं, क्या गलत है क्या सही है कौन जानता है। तब क्या कहेंगे कि sometimes ethical nihilistic approach causes different kind of ethical issues in society, which in the long run translate into different kind of social crisis, and further pose threats to the administration and the governance, which ultimately and eventually transform into national disaster, है ना। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली ये लिखना पड़ता है, नहीं तो आंसर तो सिंपल कोई भी लिख सकता है। इसलिए मेंस सिलेक्शन प्रोसेस है। क्यों, प्रीलिम्स से सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, प्रीलिम्स इज द रिजेक्शन प्रोसेस, क्योंकि प्रीलिम्स से मालूम चलता ही नहीं कि नहीं कि नॉलेज कितना है। प्रीलिम्स से मालूम ही नहीं चलता किसी भी एग्जाम में, प्रीलिम्स जहां प्रीलिम्स और मेंस है, वह प्रीलिम्स से मालूम ही नहीं चलेगा कि नॉलेज है कितना, है ना। तो वो चाहिए क्लैरिटी, इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो जब इतना सब पढ़ने के बाद आप किसी का आंसर देखोगे ना, जिसके अच्छे स्कोर भी आए हैं, अच्छे का मतलब जानते हो क्या होता है, 120, 130,
140 किसी का आ गया तो क्या कहता है, अच्छा स्कोर था एथिक्स में उसका। और फिर उसका आंसर पढ़िए, अवेलेबल मिल जाता है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्यों इसका 140 रह गया, और क्यों ये कह रहा है अच्छा स्कोर है, क्योंकि उस लेवल की चीज जहां से पढ़ना चाहिए वहां से पढ़ा नहीं। कहाँ से पढ़ा? तो किसी ने कोई किताब लिखी, एक बुक आती थी, हम नाम लूंगा नहीं, ऑफिशियली अच्छा लगता नहीं है, लोग उसको पढ़ते थे। इतनी वाहियात किताब है कि मैं जिस कोई मुझसे, सर मेरे पास वो किताब है, मैंने एक काम करना, मैं समझा, उसने कहा मेरे पास ये किताब है सर, मैं पढ़ूं क्या? मैंने कहा एक काम करोगे? मैंने कहा मैं कैसे पढ़ाता हूँ सर? अरे आप ही से तो पढ़ाऊं सर। तो मैंने कहा एक मेरी बात मानोगे? बोला हाँ सर, आप गुरु हैं बताइए। मैंने घर के पीछे कोई जगह है क्या? बोला हाँ। तो उसको गड्ढा करना और किताब को ऐसे दबाना किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको भटकाएगा, नॉलेज गाइड करेगा। इंफॉर्मेशन आपको मिसगाइड करता है, नॉलेज गाइड करता है। नॉलेज में इंफॉर्मेशन में अंतर है, वो भी हम इस एथिक्स में ही पढ़ने वाले हैं। नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्शियस क्या है, विजडम क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है ना, स्किल क्या है, टैलेंट क्या है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। हाँ, मंडे को बहुत सारे डेफिनेशंस लिखाऊंगा एक साथ, है ना। तो कहने का मतलब है कि वी मस्ट हैव सर्टेन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्या होगा? आपको लगेगा अच्छा आंसर लिख के आए, आपको ऐसा लगेगा कि क्या आंसर लिखा मैंने, मजा आ गया, लेकिन वो आंसर में बहुत स्कोप था, बहुत स्कोप। तो क्या करता है, एक एवरेज आंसर देता है यूपीएससी। आंसर राइटिंग एवरेज, दिमाग में फ्रेम सेट हो गया कि स्टूडेंट ऐसा ही लिखता है, ये आंसर है। दो तीन तरह का फ्रेम सेट है यूपीएससी का, एथिक्स के स्कोरिंग में, एथिक्स में और एसए में। इतना होगा तो इतना दे देंगे, इतना होगा इतना दे देंगे। आउटस्टैंडिंग होता ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग अगर आंसर हो तो स्कोर आएगा, है ना। और वो दिन आएगा, आप ही जैसा कोई स्टूडेंट मेरा पढ़ा, जो मेरी बात समझ रहा है ठीक से, वो हिस्ट्री बनाएगा, है ना। मैं भी लगा हुआ हूँ, कई लेवल पे काम करता हूँ, है ना। पूरा नींद भी कंप्लीट नहीं होती है मेरी, सोचिए, मैं चूंकि मैं बड़ा वैसा व्यक्ति हूँ तो उतना नहीं सोता हूँ मैं, है ना। क्यों? मुझे डेस्परेटली आई डेस्परेटली वांट कि ऐसे लोग आए जो एग्जाम्पल सेट करें, तो हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा, प्रकृति में पे बैक है। तो मोरल नाइलिज्म क्या कहते हैं? कुछ भी एथिकली, यूनिवर्सली कुछ भी करेक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज जीरो। तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन लिखाने का पर्पस सिर्फ एकमात्र है कि आप घर पे फिर रिवीजन करेंगे उतना नहीं, तो कम से कम जब पढ़ोगे तो याद तो आ जाएगा सर ने क्या कहा था। अदरवाइज डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, किसी में भी। लेकिन लिखाने का उद्देश्य है रिवीजन के लिए बस। ठीक है, लिखिए। इट इज द फिलोसॉफिकल बिलीफ दैट it is the philosophical belief that nothing is it is the philosophical belief that nothing is inherently, मतलब क्या इसका, मेनली, इसको अगर हम यहां डिकोड करें तो क्या होगा? मेनली की जगह पर इनहेरेंटली, नथिंग इज इनहेरेंटली एथिकल और अनएथिकल, नथिंग इज इनहेरेंटली एथिकल और अनएथिकल, एथिकल और अनएथिकल, अकॉर्डिंग टू दिस, आगे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, morals are constructed by humans and not by the nature, and not by the nature.
इंक्रीमेंटलिज्म अगला कंसेप्ट है। सी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थ्योरीज, मगर मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा आपको पूरे कोर्स में जो आपके लिए बिल्कुल पढ़ना जरूरी है ना? ठीक है, नहीं तो फिर मजा तो पढ़ने में आता ही आता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वही पढ़ा रहा हूं जो हर हाल में आपको पता होना चाहिए। इस सब का रिलेशन है सोसाइटी से, गवर्नेंस से, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन से, है ना, परफॉर्मेंस से, हर चीज से। ये है क्या, पहले समझ लेते हैं फिर लिखाऊंगा। जैसे इसको एक तरह से एक स्लिपरी स्लोप भी कहते हैं। क्या होता है स्लिपरी स्लोप? बच्चे पार्क में जाते हैं, बस वहां बैठने की देर है, फिर कोई एफर्ट्स लगाते हैं क्या? अपने आप नीचे खिसक जाते हैं, हाँ या ना? यानी कुछ गलतियां ऐसी हैं, कुछ ऐसे काम हैं कि जब आप वो कर लेते हैं तो अपने आप नीचे की तरफ आप जाएंगे, मतलब आपका डिक्लाइनेशन होगा, आपका डिक्लाइनेशन होगा। So there are some certain conducts and habits, practices in the society, in the organizations, which we, if we overlook, तो क्या होगा? हम ग्रेजुअली नीचे 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 जाते जाएंगे, हमारा पतन होता जाएगा। कौन सा पतन? एथिकल। आप समझते हैं? चला एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी रिसेंटली, ये हाल फिलहाल की घटना है, अभी याद आ जाएगा मुझे। ये सेम बात मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई आपको ऐसा अभी लगता है ना, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये एक ऐसा चीज बन जाएगा जो बहुत नुकसान करेगा। पहले समझते हैं घर के एग्जांपल से। आजकल हर फैमिली में होने लगा है, बच्चा छोटा है, माँ खाना खिलाती है उसको, ठीक है, बॉर्नविटा पिलाती है, खाना खिलाती है, बच्चा नहीं खाता अपने आप, क्योंकि खा नहीं सकता। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खाते नहीं आराम से, अधिकतर बच्चों के साथ ये होता है, खाते नहीं, तो माँ क्या करती है? मोबाइल चालू कर देती है सामने, है ना? बच्चा मोबाइल देख रहा है और माँ चम्मच ही चम्मच उसको खिलाई जा रही है। होता है कि नहीं होता है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म। होगा क्या? तो आपने बच्चे को स्लिपरी स्लोप पे डाल दिया है। मतलब क्या है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसमें मोबाइल की आदत आप उसमें इम्प्लांट कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा फिर आप कहेंगे, हो सकता है डॉक्टर के पास जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, कि मेरा बच्चा ना बड़ा ऑकवर्डली बिहेव करता है, ही इज बिहेविंग ऑकवर्डली मोबाइल देखने की वजह से। तो वो आदत डाली किसने? आदत किसने डाली? आदत आपने डाली। वही स्लिपरी स्लोप था। और सुनिए, आप किसी आईआरसीटीसी की ट्रेन में, जैसे तेजस, राजधानी, इस समय आप जाते हैं, तो जो वेटर्स हैं दे आर पेड, दे आर एम्प्लॉइज, है ना? दे गेट द सैलरी फॉर द वर्क दे डू। जो काम वो करते हैं उनकी सैलरी उनको मिलती है। हम क्या करते हैं? वो जब आते हैं ना, लास्ट में सौंफ वगैरह खिलाने के लिए आएंगे, खाना डिनर सर्व कर देंगे आपको। पटना से आप बैठे, डिनर आ गया, डिनर सर्व किया आपने। अब डिनर के बाद, डिनर आप हो गया आपका, उसके बाद वो आपके पास आते हैं सौंफ वगैरह लेके, और ट्रे भी लाएंगे। ट्रे में कुछ पैसे रखे रहते हैं पहले से, एंड दे एक्सपेक्ट कि आप उनको पैसा देंगे। पीपल गिव मनी, लोग पैसा देते हैं। बाहर सब्जी वाले से कुश्ती लड़ लेंगे। पटना में जब सब्जी खरीद रहे थे तो सब्जी वाले से 5 रुपए की लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन ट्रेन में चूंकि और भी लोग बैठे हैं, वहां कैसे कहें कि यार कहीं 4,000 का टिकट लिया है फर्स्ट एसी का, फर्स्ट छोड़ दो, थर्ड एसी का ही मान लीजिए, राजधानी में बैठे हैं, 2,500 का टिकट है, अब कैसे इसको मना करें? बेइज्जती हो जाएगी। पैसा देते हैं। अब जब पैसा देते हैं तो आप कर क्या रहे हैं? बेसिकली इट्स अ स्लिपरी स्लोप। आप करप्शन को ही तो बढ़ा रहे हैं अल्टीमेटली। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी दिन कोई पैसेंजर उसको ठीक से कोई नहीं देगा, तो उसके मन में क्या है? डिफरेंसेस आएंगे। डिफरेंसेस का मतलब है काम को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आएगा, हाँ या ना? स्लिपरी स्लोप, एग्जाम्पल ऑफ स्लिपरी स्लोप। तो छोटे छोटी हम ऐसे काम करते हैं जो हमको लगता है कि ठीक है, मैनेजेबल है, हो जाता है, कोई बात नहीं, अभी तो है, अभी नहीं है, वो स्लिपरी स्लोप है।
बड़े फॉल्ट्स की शुरुआत कहां से होती है? छोटी छोटी कामों से, छोटे छोटे कामों से। जैसे एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी होती है। क्या थ्योरी होती है समझाता हूं आपको। पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में, यूपीएससी में नहीं है। ये एमपीपीएससी का जो एथिक्स का सिलेबस है उसमें ये है। तो थोड़ा सा बताऊंगा आपको। उसमें अलग अलग स्टेजेस लाइफ का बताया गया है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि जन्म से लेकर 2 साल तक, 2 साल से 5 साल तक ऐसे दिया है। उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे कि एक स्टेज में आता है टॉयलेट स्टेज, टॉयलेट प्रैक्टिस, यानी बच्चे को वॉशरूम कैसे जाना है, टॉयलेट कैसे जाना है, हाथों को कैसे साफ करना है, पैर धोना है कि नहीं धोना है, ये सारे प्रैक्टिसेस हैं। कहते हैं उस लेवल पे बच्चे के साथ अगर कोई गड़बड़ी हुई है बचपन में, वो बच्चा जब बड़ा होगा उसके अंदर कुछ खास तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, एंड नोबडी कैन ट्रेस, कोई पकड़ नहीं सकता। तो बोला कि कैसे होंगे? आप में से आपके कई दोस्त या किसी को देखा हो आपने, या तो वो बहुत सफाई, यानी एक बार हाथ धो लेगा फिर भी दोबारा हाथ धो रहा है, पैर ही पैर धो रहा है बार बार, हर काम के बाद पैर धो रहा है, हाथ धो रहा है, साबुन दो दो बार लगा रहा है, एक बार लगा लिया साबुन, नहा लिया फिर से साबुन लगा रहा है, कुछ लोग साबुन लगाते हैं 3 3 बार साबुन लगाते हैं। एक तो ये, या तो ये होगा, या फिर सेकंड क्या होगा, बहुत मैसी तरीके से रहेगा। तो जो लोग बहुत गंदे से रहते, देखो, बैलेंस इज द रूल ऑफ नेचर। बहुत गंदे तरीके से रहते हैं और बहुत साफ सफाई से रहते हैं, एक्सट्रीम, ये दोनों के साथ लगभग 90% केसेस में वहां प्रॉब्लम थी टॉयलेट स्टेज में। वो टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है, ये साइकोलॉजी कहती है। ये आइए, ये साइकोलॉजी, दिस इज द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। तो स्लिपरी स्लोप क्या है? वो जो स्टेज है ना, पेरेंटल स्टेज पे, वो स्लिपरी स्लोप है। कि इसलिए कहा जाता है पेरेंटिंग जो है, नहीं करते हैं कि मेड के सहारे, हस्बैंड ने भी जा रहा है जॉब पे, वाइफ भी जा रही जॉब पे, वो स्लिपरी स्लोप है। कि भाई ठीक है, महिला विमेन एम्पावरमेंट की बात सही है, अच्छी बात है, बट बच्चे को कौन देखेगा? ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बच्चे पे फर्क ना पड़े। तो मेड मत लगाइए घर में। अगर आपके अपने लोग हैं दैट्स ओके, बट डोंट बिलीव, डोंट कंप्लीटली हिंज ऑन द मेड्स। हमारे पास पैसा है तो क्या होगा कि वो स्टेज गड़बड़ होगा बच्चे का, और ऐसे बच्चे देश का काम कभी नहीं करेंगे। फिर हम कहते हैं आजकल का यूथ जो है देश के बारे में नहीं सोचता। अरे इसलिए नहीं सोचता कि गड़बड़ी बचपन में हुई है। So these are the slippery slope at parental level। और सुनिएगा, बच्चा जब पैदा होता है, अब सोचो कितनी चीजें, इतना डाइवर्सिफाइड है ना, तभी तो कहता हूं कि चीजें, हम ऐसे ऐसे आंसर्स को लिख सकते हैं जो आंसर रेवोल्यूशनाइज कर देगा सामने वाले को। बोलते बोलते ना कि भक्त हो जाएगा कॉपी चेक करते समय आपका, ये इस लेवल पे हम लिख सकते हैं। कहते हैं कि जो बच्चे को, जैसे बच्चा पैदा हुआ और कुछ महिलाएं होती हैं बच्चे को जानबूझ के डिब्बे का दूध पिलाती हैं। किसी के साथ डिजॉर्डर, किसी के साथ होता है डिजॉर्डर कि मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती है किसी कारण से, बट कुछ लोग जानबूझ के प्रैक्टिस कराते हैं। अब रोज ऑफिस जाना है, बच्चा क्या करेगा, घर पे वही पिएगा डिब्बे वाला दूध। उस बच्चे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आएगा। वो क्या कॉम्प्लेक्स है? जब बड़ा होगा, ही विल बी ग्लटन, आवश्यकता से ज्यादा खाएगा या आवश्यकता से बहुत कम खाएगा। तो जो लोग हमेशा भूखे, लगता है ना कुछ लोग ऐसे तो खाते ही रहते हैं, कुछ गड़बड़ी बचपन में हुई है, या ना के बराबर खाते हैं, एक्सट्रीम केस होगा, बीच का बैलेंस नहीं होगा। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेट भर गया है लेकिन मन उनका भरता ही नहीं कभी, देते जाओ, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। तो ये गड़बड़ी कहां पे है? सो दीज आर द पेरेंटल स्लिपरी स्लोप। क्या बोलेंगे? पेरेंटल स्लिपरी स्लोप। ये साइकोलॉजी कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं दिस इज पेरेंटल, क्या बोलेंगे, पेरेंटल स्लिपरी स्लोप। तो इसको हम पूरा डिफाइन नहीं करना, उस थ्योरी को क्या लिख सकते हैं?
तो एक नोट करके एक लाइन लिख लीजिए पहले। लिखिए, स्लिपरी स्लोप एट स्लिपरी स्लोप इन पेरेंटिंग, ऐसा लिखो, इन पेरेंटिंग स्पेशली फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम a child's birth, especially from a birth, child's birth to 13 years. 13 years 13 साल तक माना जाता है, प्राइमरली उससे 17 होता है लेकिन 13 साल, फ्रॉम 0 to 13 years may cause different types of abnormal or unethical behavior in the person, है ना। लेटर ऑन कर देना, बाद में जब बड़ा हो जाएगा तब। ठीक है, तो इंक्रीमेंटलिज्म को एक लाइन लिख लीजिए। देखिए, incrementalism is the slippery slope. Incrementalism is the slippery slope when people's action evolve, people's action evolve people's actions evolve from small small technical violations to larger or more larger or more unethical behaviors. Unethical behaviors. Incrementalism is the slippery slope when people's action evolve from small technical violations to larger or more अनएथिकल बिहेवियर। यानी कि छोटे छोटे हम चीजों को माफ करते जाते हैं ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, बच्चा जब छोटा होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या पूछते हैं? लड़की से नहीं पूछते, लड़कियों से नहीं पूछते हैं, छोटा बच्चे से पूछते हैं, जो मेल होता है उससे क्या पूछते हैं? अगर कोई चौथे पांचवें क्लास में आ जाए तो क्या पूछते हैं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? कोई गर्लफ्रेंड बनाई? बेटी से नहीं पूछते हैं, बेटी से नहीं पूछते बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। आप समझ लो ना, जेंडर बायस। जैसे जेंडर बायस बचपन से शुरू होता है। अब बच्ची को देखो, स्लिपरी स्लोप क्या है, उस बच्ची को लगता है बहन है, मुझसे नहीं पूछा जा रहा है, भैया से पूछा जा रहा है। आप समझो, इसे कहते हैं आप दो काम कर रहे हैं एक साथ। आप दो काम एक साथ, देयर आर टू स्लिपरी स्लोप एट द सेम टाइम। एक स्लिपरी स्लोप यहाँ पे क्या है कि बच्चे के मन में गर्लफ्रेंड वाला एक सेंस डाल रहे हैं कि बच्चा, गर्लफ्रेंड भी कोई चीज, कोई एलिमेंट होता है। और लड़की के मन में डालने के मुझसे नहीं पूछा गया, हाँ या ना।
So these are the small slippery slope that in the long run transform into big social crisis and bias. है ना? छोटी छोटी बातें ये जो होती हैं बेसिकली ये समझा ना। तो जितने भी सोशल इश्यूज आजकल होते हैं ना हमारे सोसाइटी में, जो भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, अल्टीमेटली होता क्या है? दिस पोज डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर झेलते रहिए आप लोग। ऑफिसर बनने के बाद एक से एक ऊट पटांग लोग नेता बन जाते हैं उसमें से। समाज सेवक नेता छोड़ो, तो हम जानते हैं नेता ऐसे होते हैं, समाज सेवक, सोशल रिफॉर्मर। एंड मोस्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स आप देख लो सोसाइटी में कैसे होते हैं, उनको देख के डर लगता है आम आदमी को। क्यों? जानते हैं कई कारण है। ये पूरे देश की कंडीशन है। झेलता कौन है? आप जब बनोगे आईएएस तब मालूम चलेगा। रोज आएंगे लोग इस तरह के, रोज आएंगे, रोज रोज आएंगे। एक एक दिन में। मैं तो चूंकि पुलिस फैमिली से रहा हूं तो मैं तो देखा हूं। कभी चला गया ऑफिस मान लीजिए, तो साथ में फादर के, तो देखा हूं कि कैसे कैसे लोग आते हैं। लेकिन आपको शांत आप नहीं कर सकते, डील करना है आपको, है ना? नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंक्रीमेंटलिज्म समझ में आ गया?